हेलो गाइस। एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्मों के हल की आलेखीय विधि। कल हमने आलेखीय विधि पढ़ ली थी, यानी पिछले वीडियो में, और इसमें हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म के हल। हल करना हम इसमें सीखेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड, आलेखीय विधि द्वारा। तो उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कि जून में स्कूल ऑफ हो जाते हैं, तो कुछ बच्चों के ये हो सकता है प्रश्न हो कि सर क्या जून में भी वीडियोस आएंगे। तो हाँ, चैनल पर रेगुलर वीडियोस चलते रहेंगे। आपका सिलेबस मैं बहुत जल्दी ही कवर करा दूंगा। जुलाई में हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जून महीना आएगा, मई, आज 16 मई है, और हम जो है जून और 1 जुलाई 15 दिन इसमें हैं, यानी कि हमारे पास में 75 डेज़ हैं। उन दिनों में हमें मैथमेटिक्स पूरा क्लियर करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देंगे और हमारी वीडियोस को आप पूरा देखेंगे, और यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों या रैखिक समीकरण के युग्म के हल की आलेखीय विधि। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि दो चरों वाले दो समीकरणों के निकाय को निरूपित करने वाली रेखाओं के व्यवहार और हलों के होने या ना होने का सार संक्षेप में मैंने यहाँ पर लिखा है निम्न प्रकार से। यानी कि हम किस प्रकार से दो समीकरण युग्मों को हम हल करेंगे। युग्म का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। ठीक है, यहाँ पर दो समीकरण आपने मिलने वाले हैं, रैखिक समीकरण, और दोनों को आपने करना है हल। तो पहला समीकरण मान लीजिए, एक समीकरण होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरा एक समीकरण है, जहाँ इसमें जो भी ये नंबर a1, a2, b1, b2, c1, c2 जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, प्लस की, माइनस की, या फिर कोई भी परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, और कभी भी a1, b1 और a2, b2 ये कभी ज़ीरो नहीं होंगे। अगर ये ज़ीरो होंगे तो ये रैखिक समीकरण का रूप नहीं बन पाएगा। मान लीजिए अगर इसको आपने ज़ीरो कर दिया, चलिए रैखिक समीकरण तो होगा, लेकिन दो चरों में नहीं होगा, फिर एक ही चर रह जाएगा। अगर आपने a1 को 0 कर दिया तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा जो टर्म है ये खत्म हो जाएगा, एक पद, पूरा पद खत्म हो जाएगा। ये रह जाएगा b1y प्लस c1। अगर ये 0 हो गया तो ये रह जाएगा सिर्फ। हाँ, c1 c2 0 हो सकता है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, ये विशेष ख्याल रखना है। तो एक छोटा सा एक व्यू मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो समीकरण युग्म हमें जो दिए गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2, इसमें हम इनसे दोनों समीकरण युग्मों को इनसे कंपेयर करा करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। और अगर a1 a2 का जो अनुपात है वो b1 b2 के अनुपात के अगर बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि वे दोनों युग्म या वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटती हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर वो काटेंगी एक दूसरे को। ठीक है, और फिर उन समीकरण युग्मों को, अगर ऐसा होगा वो एक दूसरे को काटेंगी, तो उस समीकरण युग्म को हम संगत कहते हैं, वो संगत युग्म होगा और उसका केवल और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल जिसे हम कहेंगे, यूनिक उसका एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनके जो रेशियो हैं अगर ये बराबर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो युग्म एक दूसरे के संपाती होता है।
और उस समीकरण युग्म को भी संगत कहेंगे या वो समीकरण युग्म भी संगत होगा और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। संपाती होने का मतलब एक ही अनुपात में जिस यानी ये पहली रेखा जिस पॉइंट से जाएगी सेम वही रेखा भी उसी पॉइंट से यानी उसी के ऊपर होकर के जाएगी। तो उसके कितने हल होंगे, यानी वो हर जगह पर काट रही है, हर जगह पर उसको काट के जाएगी, इसी के ऊपर रेखा चल रही है तो हर पॉइंट पर आप यहाँ कहीं भी ले लीजिए, हर जगह पर वो काट रही है, इसका मतलब वो हो गई संपाती और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यदि a1 a2 बराबर हो b1 b2 और लेकिन इनका जो अनुपात है वो बराबर नहीं हो c1 c2 के, यानी कि a1 a2 का अनुपात बराबर नहीं हो c1 c2 के या b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं हो c1 c2 के, तो वे रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और उन समीकरण युग्मों को आप कहेंगे असंगत। वो समीकरण युग्म जो होगा वो दोनों समीकरणों का जो पेयर होगा वो असंगत होगा और उनका कोई हल नहीं होगा। यानी कि एक रेखा इसी के समांतर आप और ले लीजिए, ये एक दूसरे को कहीं नहीं अगर काटती हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। इस बात को हम और भी कह सकते हैं कि अगर कोई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके ये रेशियो आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर कोई दो रेखा युग्म आपस में संपाती हैं तो उनका ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। अगर वे समीकरण युग्म या रेखा युग्म जो हैं समांतर हैं तो वो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। संगत असंगत के पॉइंट में भी आप इसे याद कर सकते हैं। असंगत के लिए प्रतिच्छेद करती हूँ, संगत के लिए प्रतिच्छेद करती हूँ, संगत के लिए संपाती हूँ, यानी प्रतिच्छेद और संपाती होंगी वो संगत होंगी और जो समांतर होगी वो असंगत होगी। सिर्फ इतनी बात है इसमें और पूरी एक्सरसाइज इसी पर खत्म हो जानी है। मैंने 7 मिनट सिर्फ इसी पॉइंट पर मैंने खत्म कर दिए समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये समझ में आया तो एक्सरसाइज आसानी से समझ में आएगी और अगर ये समझ में नहीं आया है तो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें यहाँ तक दें, कमेंट में हमें कमेंट करें कि ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सही तरीके से और बताऊंगा। अगर आपके समझ में आ गई है तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों का निर्माण कीजिए, यानी कि रैखिक समीकरण बनाने हैं। इससे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित कुछ समस्याएं हैं, यानी कि इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट एंड सेकंड दो पार्ट दिए गए हैं। दोनों के समीकरण युग्म बनाने हैं और उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, जो कि कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में या एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल हम करेंगे तो हम मान लेंगे कि माना लड़के हैं उसमें x और लड़कियां हैं y। तो पहली शर्त जो कह रही है वो पहली शर्त ये कहती है, यहाँ पर पहली शर्त अनुसार कि एक प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने हिस्सा लिया, 10 बच्चों ने लिया, यानी कि x और y दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 10। पहली शर्त ये बात। और दूसरी शर्त जो कह रही है वो दूसरी शर्त के अनुसार कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां यानी कि y, अगर y x से 4 अधिक है, y x से 4 अधिक है, जिससे अधिक है जिसके साथ में से लगा है उसी में आप इसे जोड़ देंगे। x से 4 अधिक है तो y बराबर x प्लस 4, ये समीकरण दूसरा फॉर्म हो गया। अब आपने जो है इसको हल करना है, ये समीकरण हमने बना दिया है, अब इसका आपने आलेखीय विधि से हल करना है। तो उसके लिए आप समीकरण 1 को ले लीजिए। समीकरण 1 क्या है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि ज्यामितीय निरूपण।
अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यामितीय निरूपण के लिए हम लोग सबसे पहले समीकरण 1 को ले लेंगे, x + y = 10। अब पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ये हम x अक्ष y अक्ष दोनों पर हम इसे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए ये रेखा x अक्ष से होकर के जाती है, कहाँ से जाती है, x अक्ष से होकर के अगर ये जाती है तो हम कहेंगे कि x अक्ष पर y बराबर 0, y का मान इसमें 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि x का मान तो 10 है और y का मान 0 है, ये पॉइंट बनेगा। इसी प्रकार से y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 जब समीकरण में आप रखेंगे यहाँ पर तो y का मान मिलेगा आपको 10। तो पॉइंट क्या तैयार होगा, पॉइंट आ जाएगा कि x का मान 0 और y का मान 10। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए अगर हम बात करें, दूसरा समीकरण हमारे पास में है y बराबर x + 4। अगर इसको आप लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y को इस तरफ ले जाइए और भी आप अपने हिसाब से एक्सचेंज कर सकते हैं। y को इस साइड लेकर के जाएंगे तो x - y और इक्वल में आ जाएगा -4, ठीक है ना। बात वही है, मैं सिर्फ इसी से बात कर रहा हूँ। तो ये भी x अक्ष पर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा यहाँ पर कितना, ये 0 हो जाएगा तो ये इधर चला जाएगा तो -4 और पॉइंट तैयार हो जाएगा x का मान -4 और ये 0। ऐसे ही y अक्ष पर x बराबर 0 और x बराबर 0 आप रखेंगे तो y का मान मिलेगा आपने 4 और पॉइंट बन जाएगा क्या, x का मान 0 y का मान 4। अब देखते हैं इसका ग्राफ, ठीक है, बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो हमने एक स्पेस बनाया, ठीक है, ये ग्राफ ही है या फिर ग्राफिकल नोटबुक पर करना है ये आपको, ग्राफ कॉपी पर, ठीक है। और उस पर अंक जो है निर्धारित करने हैं उसी हिसाब से कि जो है उसमें सेम डिस्टेंस हो बिल्कुल। तो मैं 2 का बना लेता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही इधर 2, 4, 6, 8, 10 और भी 12। इसे हम x अक्ष बोलते हैं, इसे y अक्ष। तो पहली रेखा के लिए ये जो पॉइंट है, पहली रेखा जाएगी 10, 0, 0, 10। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये भी -2, -4, -6, -8, -10, -12, ये भी -2, -4, -6, -8, -10 और भी, ठीक है। इसी तरीके से बात करेंगे अब। तो पहले जो पॉइंट्स हैं वो है 10, 0 कहाँ होगा, x अक्ष पर, y का मान 0 x अक्ष पर होता है और दूसरा है 0, 10 यानी x का मान 0 यहाँ पर होगा। तो पहले रेखा जाएगी इन दोनों पॉइंटों से होकर के, पहली जो रेखा होगी इसे आपने स्केल लगा करके बहुत ही सावधानी पूर्वक खींचना है। थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये इससे जा रहा है, सपोज करिए आप, ठीक है ना। अब इसको मैं रफ भी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में जो दूसरा जो लाइन है वो जा रहा है -4, 0, -4 कहाँ होगा, x का मान -4 यहाँ होगा और y का मान है 0, 4 यहाँ से, ठीक है। तब आपने ये बड़े ही सावधानी पूर्वक खींचना है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जहां काट रहा है, जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये नंबर हल होगा,
यानी कि अब ये बताएगा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो देखिए किस प्रकार से, जरा देखें हम इसको डॉट 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 करते हुए तो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, और इसे देखें डॉट 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 करते हुए तो ये भी बीचों बीच आ रहा है। ये y है तो y का मान यहाँ 7 है और यहाँ x की वैल्यू 3 है। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, यानी x लड़के थे और y लड़कियां थी। तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या मानी थी x, लड़कियों की संख्या y, ये आ गई कितनी 3 और 7। ठीक है, और भी इसका एक मेथड और भी हो सकता है कि सर अब हमको कैसे पता कि ये आएगा, बट अगर आप ग्राफ कॉपी पे करेंगे तो 100% गारंटी कि ये आएगा, दिखेगा नंबर्स, अगर आपने काउंटिंग अगर सही तरीके से की है तो। ठीक है, लेकिन कि सर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि सिंपल अपनी तरफ से कोई भी 2 या 3 नंबर समीकरण में आप रख के देख लीजिए। जैसे कि पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें आपने y इक्वल टू आएगा 10 माइनस एक्स। अब x की जगह पर आप कुछ भी, मैं 3 7 8 अपनी तरफ से रख रहा हूँ, 3 रखूंगा तो y इक्वल टू आएगा 7 3 पर। ठीक है, इस तरीके से एक सारणी जैसी बना लेते हैं, और यदि 7 रखूंगा x की जगह पर तो ये 3 आएगा, और यदि 8 रखूंगा यहाँ x की जगह पर तो ये 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब समीकरण y बराबर x प्लस 4 में भी आप रख सकते हैं अपनी तरफ से कि सर क्या सेम नंबर रख सकते हैं, नहीं आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक नंबर आप सेम रख करके जरूर देखें इनमें से कोई भी। ठीक है ना, या फिर नहीं हो कि सर इन्हीं को रख करके देख लें, तो इनको रख करके देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इन्हीं को रख करके देखते हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम कुछ भी रखते चलेंगे और y की वैल्यू हमें मिलेगी कुछ ना कुछ यहाँ पर। ठीक है, x की जगह पर मान लीजिए 3 7 8 ही रख रहे हैं आप, 3 रखेंगे तो 3 और 4 7, 3 और यहाँ 7 रखोगे तो ये 11, और यहाँ 8 रखोगे तो ये 12। तो कोई भी पॉइंट सेम आ जाए, जैसे कि ये 3 7, ये भी 3 7, तो अगर ये सेम आ रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर 100% गारंटी कि ये एक दूसरे को काट रहे हैं, और यदि काट रहे हैं जहां काटेंगे वही इन रेखाओं का हल है। तो x का मान 3 और y का मान 7 इन रेखाओं का हल है। इतनी बात है इसमें। ठीक है, यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 7, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 4, सॉरी 4 नहीं 7। वो कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखो लड़कियां 4 ज्यादा हैं या नहीं लड़कों से। कुल लोग भाग कितने ले रहे थे, 10 बच्चे भाग ले रहे थे, तो 7 और 3 10, आंसर हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया ये इसको। बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसे आप नोट कर लें। नोट करने के लिए आपकी स्क्रीन पर प्रिंट आ गया है, नोट कर सकते हैं। बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट कि 5 पेंसिलों और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा? तो हल करेंगे, मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य ₹X और एक कलम का मूल्य, इसका भी हमें ग्राफिकल ही हल निकालना है, ₹Y। तो 5 पेंसिल, पहली शर्त है ये, पहली शर्त से 5 पेंसिल, एक पेंसिल के x रुपए हैं, 5 के 5 x हो जाएंगे, एक कलम के y हैं तो 7 के 7 y हो जाएंगे। कितने रुपए पड़ रहे हैं टोटल? 50 रुपये। समीकरण एक तैयार हो गया। 7 पेंसिल और 5 कलम 46 रुपये, 2 समीकरण बन गए। अब वही स्थिति आपने दोबारा से करनी है कि x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, दोनों समीकरणों के लिए करना है, ग्राफ बनाना है।
और फिर उसका हल बता देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं समीकरण 1 से। एक क्या कह रहा है कि x + 7y = 0। इसे हम कहेंगे कि x अक्ष पर कि सर y = 0, y = 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 10, पॉइंट बन जाएगा 10, 0। दूसरी बात कि y अक्ष पर सर x = 0, x 0 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा, ये 7 चला जाएगा इसके नीचे, 50/7, यानी कि फिर पॉइंट क्या तैयार होगा 0, 50/7। अब समीकरण 2 से दूसरा क्या कह रहा है कि 7x + 5y = 46। फिर वही बात कि x अक्ष पर y = 0 रखेंगे तो 7x = ये 46 आ गया और 46/7, पॉइंट बन जाएगा 46/7, 0। और y अक्ष पर x = 0 रखेंगे, x = 0 तो 5y = 46 और y = 46/5 और पॉइंट बनेगा 0, 46/5। सर के ये तो बटे में आ रहा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बात कुछ नहीं, पॉइंट्सों में ले जाएंगे या फिर वही बात अभी मैंने बताया था। चलिए ये तो हमने वो पॉइंट्स निकाल लिए जहाँ से x अक्ष और y अक्षों से होकर के रेखा गुजरेगी। ठीक है, पहले हम बात ये कर लेते हैं, बाद में जब काटेगी वो हम देख लेंगे किस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ, पॉइंट्स दिखते रहने चाहिए हमें। ठीक है, अब इस पे नंबर सम शो करेंगे तो इसके हिसाब से करेंगे। 50/7 का मतलब 7 सत्ते 49, यानी कि 7 पॉइंट कुछ आएगा। 5 9 45, यानी कि 9 पॉइंट कुछ आएगा। 7 6 42, यानी कि 9 पॉइंट 10 तक लेकर के जाना है हमें, तो वही 2 2 का हम ले लेते हैं। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10। हालांकि इसमें कोई माइनस की वैल्यू नहीं आई है, बात प्लस पर ही चलेगी। पहला पॉइंट है 10, 0, 10 ये होगा और 0x y की वैल्यू यहाँ होती है। 50/7 यानी 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 7 कहाँ हुआ इसके बीच में और बीच से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से होकर के ये निकलेगी पहली रेखा। बहुत ही सतर्कता पूर्वक इसे खींचना है आपने स्केल लगा करके। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी। दूसरा है 46/7, यानी कि 7 से आप भाग देंगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा। 7 6 42, बच गया 4 और 6 6 36, यानी कि 6.67 से कुछ लगभग यहाँ से। और दूसरा पॉइंट है 0,46/5, यानी कि 9 पॉइंट कुछ आएगा। 9 यहाँ होगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर। देन इन दोनों पॉइंट्सों को आप फिर से मिला देंगे ये। ठीक है, इसे आपने नाम दे दिया सी डी। अब ये एक दूसरे को काट रही है। अब सर ग्राफिकली ये सही है या नहीं, अभी अभी पिछले में आपने कहा था कि डॉट डॉट करके आपने मिला दिया था और आंसर हो गया था। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैंने ये भी तो कहा है अभी कि समीकरण 1 क्या है हमारे पास में। समीकरण 1 है हमारे पास में 5x + 7y = 50। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो 5x उस साइड चले जाएंगे। ठीक है, और 7 जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मिलती जाएंगी। कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से चूज कर लीजिए और इसमें रख दीजिए, नंबर आ जाएगा। और सेम नंबर दूसरे में भी आप रख सकते हैं। ठीक है, कि सर हमें कैसे पता कि किस नंबर पर आएगा ये, तो इसके लिए तो थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
रख देते हैं कुछ नंबर्स अपनी तरफ से। मान लीजिए x की जगह पर मैंने रखा -4 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 20 यानी 70 अपॉन 7, जैसे यहाँ रखिए -4 को, तो प्लस का 20 हो जाएगा, 20 और 50 70, 70 में 7 से भाग देंगे 10। मतलब ये है कि ऐसे नंबर रख लीजिए कि पॉइंट्स में ना आए, ज़्यादा हमें परेशानी ना हो, ठीक है। और भी कोई नंबर आप रख सकते हैं, 3 रख लीजिए, 15, 15 में से 35, अगर आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, 50 में से 15 गए तो 35 और 7 का भाग देंगे तो 5, ठीक है। और अब एक और नंबर आप रख लीजिए 10, 50 में से 50 गए तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। कुछ ये भी बात होगी। अगला जो समीकरण है वो है 7x प्लस के 5 y इक्वल टू 46। यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 46 माइनस के 7x अपॉन 5। वही बात अब के x कुछ भी रखिए y मिलता जाएगा। तो सेम नंबर रख सकते हैं क्या सर? हाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -4 3, बट वो क्या है कि ये अपॉन में ना दे जाए, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होएगी ना। अब 28, 46 में से 28 गए, फिर 5 का भाग देंगे, तो अपनी तरफ से हम रख लेते हैं 2। आप हालांकि रख सकते हैं सेम, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 आप रखेंगे तो 14 और 7 दूनी 14 प्लस के 14 और ये 46, 60 हो जाएंगे, 60 और 12 5 से भाग देंगे तो 12 बार। फिर आप रख सकते हैं 3 अगर आप रखेंगे तो 21 और 21 46 में से अगर 21 को आप माइनस करेंगे तो 25 और 5 से भाग देंगे तो 5। और रख सकते हैं आप 8 56 और 56 7 8 56 होंगे और 56 और 46 में से 56 गए तो माइनस का 10 और 5 से भाग देंगे तो माइनस का 2। तो 2 पॉइंट हमें सेम मिल रहे हैं 3 5 एंड 3 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 5, यानी कि x जो था पेंसिल का मूल्य वो ₹3 है और y ₹5 है। इतनी बात, इसे आपने नोट करना है। आपकी स्क्रीन पर जो है आ गया है परफॉर्मर, आप उसे नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी हो गया है आपके लिए कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर A1 A2 का जो रेशियो है B1 B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेंगी, और अगर A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 अगर ये तीनों रेशियो सेम है तो रेखाओं का जो युग्म होगा वो समपाती होगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा था। और यदि A1 A2 बराबर B1 B2 लेकिन बराबर ना हो C1 C2 के, यानी कि A1 A2 का जो रेशियो बराबर ना हो C1 C2 के और B1 B2 का रेशियो बराबर ना हो C1 C2 के, तब वे युग्म या रेखा युग्म एक दूसरे के समांतर होते हैं। वहां पर मैंने संगत असंगत के लिए ही बात करी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी में से किसी एक क्वेश्चन की, बाकी के आपने करने हैं। मैं इसका एक पार्ट कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसका सेकंड पार्ट, पहला दूसरा आपने करना है। तो 9x1 3y प्लस 12 बराबर 0 तथा 18x प्लस के 6y प्लस 24 बराबर 0 की तुलना क्रमशः, क्रम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्रमशः के क्रम से a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यदि हम करेंगे तो a1 की जगह पर कौन आया 9, b1 की बराबर कौन आया 3, c1 की जगह कौन आया 12, a2 की जगह पर 18 या 18 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। अब हमने सिंपल करना क्या है कि इनका रेशियो निकालना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 a2, a1 कितना है 9 और a2 कितना है 18, b1 कितना है 3 और b2 है 6, c1 है 12 और c2 है 24। देन मैं इनको अगर मैं कट करूं
या इनको लोएस्ट टर्म में लेकर के जाऊं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, B1 B2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, C1 C2 का रेशियो 12 एकम 12 दूनी 24। ये बात आ गई। अरे सर ये तो बराबर आ गए, A1 A2 B1 B2 बराबर C1 C2। ऐसी कंडीशन कब फॉलो होती है? जब रैखिक युग्म क्या हो? समपाती हो, या फिर रेखा युग्म जो दिए गए हैं वो क्या हो? समपाती हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रैखिक युग्म यहाँ पर क्या है? समपाती। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। बाकी के दो पार्ट जो बचते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर आ गया है आपके परफॉर्मर, नोट कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये वीडियो अच्छे तरीके से आ रहा है, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो फिर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथियों के साथ में इसे शेयर भी कर देना, ठीक है। और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर दें, जिससे कि हम उसका जवाब आपको अगली वीडियो में आसानी पूर्वक दे सकें, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है कि अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों संगत हैं या असंगत। वही बात है, जो प्रतिच्छेद और संपाती होंगे वे सभी संगत होंगे, जो समांतर हैं वे असंगत होंगे। तो सिंपल आपने इसकी तुलना कर लेनी है, ठीक है ना। तो आपने ये स्वयं होमवर्क में अपने आप से करने हैं ये, ठीक है। इनको आपने जब तुलना करेंगे आप तो 3x + 2y और 5 को इधर लाएंगे तो -5 = 0, जिसकी की तुलना आप ax + b1y + c1 बराबर 0 से करेंगे, और इसमें भी 2x - 3y - 7 = 0, इसकी तुलना आप a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करेंगे। तो a1 3 आ जाएगा, b1 2 आ जाएगा, c1 -5 आ जाएगा, a2 2 आ जाएगा, b2 -3 और c2 बराबर -7 आ जाएगा। देन उनका रेशियो निकाल लेना है प्रतिच्छेद वाली, और जो हमने कंडीशन आपको स्टार्टिंग में बताई थी उस कंडीशन को आप अप्लाई कर देना। इसमें 5 पार्ट हैं, आपने पांचों के पांचों आपने करने हैं। इसे तो आप डायरेक्ट स्क्रीन से ही नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रैखिक युग्म समीकरण युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो उनके हल आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए। अरे सर ये तो वही बात है, पहले संगत असंगत बता देना है, देन इसका हमें आलेखीय विधि से हल कर देना है। सिंपल है, अपने आप करना है। 4 पार्ट हैं, कोई भी समस्या हो तो उसके लिए कमेंट कर देंगे। कमेंट अवश्य करना यदि समझ में ना आए तो, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करते हैं। अब हम कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं बताइए। यानी इसको आपने हल करना है, सिंपल, ठीक है। हल करेंगे ग्राफ आलेखीय विधि से ही, ग्राफीय विधि से ही हल करना है इसे भी, ठीक है। मैं समीकरण आपको बना करके दे देता हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो अगर मैं सभी क्वेश्चंस को अगर मैं ही लगाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस को बड़ा ही डीपली और धीरे धीरे से समझाया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसकी विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो मान लीजिए अगर इसकी चौड़ाई अगर x है और जो है इसकी लंबाई y है, या लंबाई को x मान लीजिए और चौड़ाई को y मान लीजिए, कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। तो पहली शर्त क्या कहती है? पहली शर्त से कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x y से 4 मीटर अधिक है,
तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1 तैयार। कह रहा है और का अर्ध परिमाप, कोई आयताकार अगर बाग है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ठीक है, तो इसका परिमाप जो होता है पूरा पैरामीटर क्या होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन वो अर्ध की बात कर रहा है तो आधा, ठीक है, इसको आधा कर देंगे, यानी एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितनी है, दूसरी शर्त से वो है 36, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण दूसरा तैयार हो गया आपके लिए। अब ये दो समीकरण आपने मिल गए हैं और इसे आलेखीय विधि से आपने इसे हल कर देना है। x और y की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या है अगर तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बस क्वेश्चन नंबर अगले की बात किए जा रहे हैं, जो करा रहे हैं उसे तो कंप्लीट करिए। अरे सर, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको जो है कोई प्रॉब्लम यदि है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सिंपल अगले वीडियो में बता दूंगा। बट आप पहले अपने आप से ट्राई करके देखिए, अगर आपसे अपने आप से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। बातों ही बातों में वीडियो ज़्यादा लंबा ना होना चाहिए। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। एक ये रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, तो करना क्या है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी इसी के साथ में एक और समीकरण और ऐसी लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म, ताकि इससे और उस जो हम समीकरण लिखें जो निकल करके आएगा, उन दोनों का जो पेयर है वो क्या बन जाए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के संपाती हों। यानी कि ऐसा कुछ करिए सर कि जो रेशियो है प्रतिच्छेद होने के लिए a1 a2 b1 b2 का वो सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ गया, ठीक है ना, सेम आ गया तो भैया प्रतिच्छेद नहीं होगी, और अगर सेम नहीं आएगा तो वो प्रतिच्छेद करेंगी। और समांतर होने के लिए a1 a2 b1 b2 तो भले ही बराबर हो, लेकिन c1 c2 बराबर ना होना चाहिए a1 a2 और b1 b2 के, ठीक है। और संपाती होने के लिए तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप अपने पास से अनेकों उदाहरण इसके ले सकते हैं, अनेकों, बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, प्रतिच्छेद के लिए आपने करना क्या होगा कि a1 a2 बराबर नहीं आए b1 b2 के, ठीक है। तो यानी कि आपने b1 b2 अपनी तरफ से a1 a2 कुछ भी रख लेने हैं, लेकिन ये क्या है कि रेशियो सेम नहीं आए, बस इतनी बात है। a1 कितना आ गया, मान लो 2, b1 कितना आ गया 3, तो a2 b2 आपने अपने हिसाब से कुछ भी मान लेने हैं, कुछ भी, ठीक है। तो अपनी तरफ से आप रख लीजिए कुछ भी, बस ये है कि बराबर ना हो जीरो के। अगर ये जीरो हो गए तो धमाका हो सकता है, बस बराबर ना हो जीरो के, क्योंकि a1 कितना है यहाँ पर 2, a2 बराबर, और b1 कितना है 3, b2, ठीक है। तब ऐसी बात, ऐसी कंडीशन में ये दोनों बस बराबर ना हो जीरो के, और अपनी तरफ से आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0, और अपनी तरफ से कुछ भी 7x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0, वो दूसरा पेयर ये हो गया। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। समांतर होने के लिए बस सेम नहीं होना चाहिए, कुछ भी अपनी तरफ से आप रख लीजिए। तीसरा वाला सेम नहीं हो, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो पहला वाला क्या है, ये दूसरे पार्ट का आंसर है। पहला वाला युग्म, मतलब युग्म में से पहला समीकरण ये है, और दूसरा क्या होना चाहिए कि 4x प्लस 6y, यानी कि अगर इनका रेशियो आप करेंगे तो 1/2, लेकिन ये तीसरा वाला सेम नहीं होना चाहिए। तीसरे पार्ट का जो आंसर है वो ये है कि संपाती होने के लिए तीनों को ही सेम होना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, इसमें ही आपने 4 से 3 से 2 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से कर देता हूँ, ये 4x 6y और 16, रेशियो निकाल लेना, 100% गारंटी सेम आएगा रेशियो। नोट कर लीजिए स्क्रीन से, पॉज करके वीडियो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में ये आ चुका है, पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आया है ये। तो सर बात करेंगे, कह रहा है कि समीकरणों
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें अब ये कहा गया है, यानी कि पहले आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद में आपने वो पॉइंट्स प्राप्त करने हैं। तो पहला वाला आपको दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा वाला दिया गया है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर कर लेंगे अपने आप, लेकिन कुछ लोग अरे इसको भी छोड़ोगे क्या सर, इसे तो करा दो। चलो ठीक है, मैं कर ही देता हूँ कि x अक्ष पर x तो रह गया, y बराबर 0, y को 0 करोगे तो x प्लस 1 बराबर 0 बचेगा, यानी x बराबर माइनस 1। पॉइंट क्या बन जाएगा कि माइनस 1 कॉमा 0। दूसरी बात, y अक्ष पर x बराबर 0, x 0 करोगे तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1, ये कट जाएगा, y बराबर 1। पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 0 कॉमा 1। अब ऐसे ही दूसरे वाले में अगर अब हम कहें, दूसरे वाले में कि x अक्ष पर y बराबर 0, y 0 करोगे तो 3x माइनस 12 बराबर 0, यानी 3x बराबर 12 और x बराबर 4। पॉइंट बन गया 4 कॉमा 0। फिर y अक्ष पर x बराबर 0, x को 0 करोगे तो 2y माइनस y और ये हो गया 6। पॉइंट मिल जाएगा क्या, 0 कॉमा 6। ये पॉइंट्स आ गए। कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं अभी तक कि y अक्ष पर x बराबर कैसे 0 होता है और x अक्ष पर y बराबर 0 कैसे होता है। तो देखो ग्राफ बनाता हूँ, पॉइंट्स दिखते रहने चाहिए बस। देखिए ग्राफ बनाऊंगा तो समझ में आएगा कुछ। मैक्सिमम नंबर 6, 1 2 3 से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 और 6 तक तो इस पर जाना पड़ेगा, 4 5 और आगे ही बढ़ा लो इसे 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, बहुत है इतने। 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है माइनस 1 कॉमा 0, कहाँ होगा, ये रहा। फिर है 0 कॉमा 1, यानी ये होगा। यहाँ से इसे निकाल दीजिए सीधा इस प्रकार से। दूसरा है 4 कॉमा 0 और 0 कॉमा 6। 4 कॉमा 0 कहाँ होगा, ये रहा। 0 कॉमा 6 कहाँ होगा, ये रहा। दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। अब ये पॉइंट और आपने निकाल लेना है और ये एक त्रिभुज आपके लिए तैयार हो गया है ये, और इसको शेड कर देना है और इसके शीर्ष के सारे पॉइंट्स बताने हैं। ये कितना है, माइनस 1 कॉमा 0, ये 4 कॉमा 0। ये पॉइंट क्या होगा, शीर्ष तो 3 है ना, 1 2 3, इसके पॉइंट्स बताने हैं। तो इसके पॉइंट्स आप निकालेंगे उसी तरीके से कि एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो कट कर रहे हैं तो इन्हें हम सीधा सीधा कुछ भी पॉइंट्स अपनी तरफ से लगा करके हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम समीकरण नंबर 1 में जो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी y बराबर आ जाएगा आपके लिए x प्लस 1। तो अब हम रखते हैं x और y, कुछ भी x बराबर रख दीजिए माइनस 1 2 और 0। वैसे इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं, लगभग लगभग अंदाज़ा तो लग ही जाता है, ठीक है। ग्राफ पर करेंगे तो परफेक्ट आएगा। माइनस 1 रखोगे x की जगह तो 0, 2 रखोगे तो 3, 0 रखोगे तो 1। दूसरा वाला समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यानी y बराबर निकालोगे आप तो ये आएगा 12 माइनस 3x बटा 2। कुछ भी x और y अपनी तरफ से पॉइंट्स आप रख सकते हैं, सेम पॉइंट रख लीजिए, माइनस 1 2 और 0। माइनस 1 अगर आप रखेंगे तो माइनस 1 रखने पर
ये हो जाएगा प्लस के 3 यानी 15/2 और यहाँ रखोगे आप 2 तो 6 और हम 12 में से 6 गए तो बचेगा कितना 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 0 रखोगे तो 12 यानी कि 6। ठीक है, तो 2 और 3 ये सेम मिल रहा है, 2 3, तो इसके जो पॉइंट्स होंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये हो गया, नोट करने के लिए स्क्रीन पर आ ही गया है आपके सामने। और साथ ही साथ आप सभी से हम धन्यवाद करेंगे हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। धन्यवाद।